है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 38। काव्या को अपनी गोद में उठाए उस कमरे से बाहर निकलते ही अगस्त्या चौंक गया था। तो वही बाकियों की भी भौवें सिकुड़ चुकी थीं, क्योंकि बाहर जो कुछ देर पहले तक जंग का मैदान बना हुआ था वो अब साफ हो चुका था, जैसे वहाँ काबली गैंग की कोई उपस्थिति तक ना हो। जिंदा से लेकर जमीन पर पड़ा हर एक इंसान भी अब तक वहाँ से हटाया जा चुका था। यहाँ तक कि वो धुंध भरा माहौल भी अब तक पूरा साफ हो चुका था, जो खुद में काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन काव्या की हालत को देखते हुए सेठी ब्रदर्स भी काफ़ी जल्दबाजी में वहाँ से बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद काव्या, जो दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी, तो वही उसके बाहर बैठा मानव सेठी अभी भी गुस्से में ही नजर आ रहा था। उसके पास बैठा अगस्त्या इस वक्त काफ़ी मायूस था। भले ही जब काव्या उसके सामने होती है वो उसे छेड़ते हुए या ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे काव्या के लिए उसके मन में कुछ खास अच्छी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इस वक्त उसकी गैर मौजूदगी में, साथ ही उसे ऐसी हालत में देख वो काफ़ी दुखी नजर आ रहा था। उनके पास ही दीवार के सहारे खड़ा रणविजय इस वक्त काफ़ी सोच में उलझा हुआ था कि तभी उसके पास खड़े होते हुए स्टीव ने कहा, मास्टर, एक बुरी खबर है। जिसे सुनते ही रणविजय, जो अपनी सोच से बाहर आ चुका था, तो वही सामने बैठा अगस्त्या और मानो की भी नज़रें स्टीव के ऊपर ही ठहर चुकी थी। जिसे देख स्टीव ने आगे कहा, पटाया में ग्रेट मास्टर ने उस सामंत गोयल के बेटे इकबाल को कोमा में भेजा था। उसे होश आ चुका है और वो धुंध भी उसी ने आकर फैलाया था ताकि आप लोगों से वो अपने माँ बाप को बचा सके। उफ, बढ़िया है, जिसे वापस आना है आने दो, क्योंकि इस बार उन सभी को एक साथ ख़त्म करूँगा। अपनी जबड़ों को भींचते हुए काफ़ी गुस्से के साथ मानव ने कहा था, जहाँ उसकी बातों पर अगस्त्या के भी होठों पर अब तक तिरछी मुस्कान थी। अब उन कायरों को बचाने के लिए उनका वो मरा हुआ बेटा आया है, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन सामने आने की हिम्मत तो उसके अंदर भी नहीं है। फिर वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी कुछ सोचते हुए रणविजय ने कहा, क्या उनके सामने काव्या की भी आइडेंटिटी रिवील हुई है? क्योंकि ऐसे में वो लोग काव्या को एक बार फिर से अपना निशाना जरूर बनाना चाहेंगे। अभी इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है मास्टर। फिलहाल मैं कुछ आदमियों को इस काम के लिए पहले ही आगाह कर दिया है। अगर उनके सामने मैडम से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, स्टीव ने आगे कहा। जिसकी बातों को सुन अगस्त्या ने कहा, लेकिन वो फिर भी सेफ नहीं है। जहाँ अगस्त्या का इतना कहना था कि मानो शांत था, जैसे उसे अगस्त्या के बातों का मतलब समझ में आ रहा हो, लेकिन रणविजय के साथ साथ स्टीव थोड़ा हैरान नजर आ रहा था। तभी अगस्त्या ने आगे कहा, आप लोग शायद भूल रहे हैं, लेकिन पटाया में सेकंड ब्रदर ने उस इकबाल को कोमा में जब पहुंचाया था, वो काव्या की वजह से ही पहुंचाया था। इस वजह से इकबाल को इतना ज़रूर पता होगा कि सेकंड ब्रदर और काव्या के बीच कोई कनेक्शन ज़रूर है। और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि इकबाल एक बार फिर से सेकंड ब्रदर को काव्या के जरिए ही मात देना चाहेगा। जहाँ अगस्त्या का इतना कहना था कि रणविजय के साथ साथ स्टीव भी अब तक काफ़ी चिंतित नजर आने लगा था, तो उधर दूसरी तरफ एक तरफ से सामंत गोयल के साथ साथ सलोनी कोहली, रेशमा व उनके दोनों देवर अमर और सुमित, जो इस वक्त काफ़ी जख्मी नजर आ रहे थे, दर्द से करा रहे थे। उनके पास बैठे डॉक्टर्स की एक टीम जो उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन उनके सामने खड़ा इकबाल अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। तभी उसके पास आते हुए काबली गैंग का ही एक आदमी ने कहा, हुकुम, हमारे आदमियों को अभी तक मालूम नहीं चल पाया है कि वो दोनों नकाबपोश कौन थे। हुलिया से तो वो बिल्कुल हमारे ही गैंग के सदस्यों की तरह थे, लेकिन पलटवार भी हमारे ही गैंग के ऊपर कर रहे थे। जब हम लोग उस रात यशवर्धन ठाकरे को ऊपर पहुंचाने गए थे, उस वक्त भी इन्हीं दोनों ने बीच में आकर हमारा काम बिगाड़ा था।
तभी चेहरे पर एक दर्द लिए सलोनी कोहली ने कुछ सोचते हुए कहा था, जिसकी बातों पर अपनी सहमति जताते हुए रेशमा ठाकरे ने आगे कहा, हाँ बिल्कुल, उस रात भी दोनों इतनी फुर्ती के साथ लड़ रहे थे। हमारे आदमियों को गाजर मूली समझकर काट रहे थे, जैसे आज दोनों कर रहे थे। लेकिन वो दोनों जिस तरह से पलटवार करते हैं, ऐसा लगता है वो दोनों मानव सेठी के खास आदमियों में से एक हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस मानव सेठी के पास उसके दोनों भाइयों के अलावा बस उसके वो दो वफादार कुत्ते ही हैं। फिर ये दो कब और कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कुछ सोचते हुए सुमित ने कहा था। जहाँ सुमित की बातों पर जवाब देते हुए रेशमा ठाकरे ने कहा, लेकिन यहाँ हम लोग एक बात भूल रहे हैं। उन दोनों में से भले ही हमें किसी की पहचान ना मिली हो, लेकिन उनमें से एक घायल भी हुआ था। और जिस तरह से उसके पेट में वो सलोनी का खंजर घुसा था, मुझे नहीं लगता कि वो अब जिंदा भी बचेगा। क्या पता अब तक उसका राम नाम सत्य हो चुका होगा। जिसकी बातों को सुन अभी सब आपस में एक दूसरे की शक्ल देख ही रहे थे कि तभी काफ़ी देर से चुप रहने के बाद इस बार अमर ने कहा, इन बातों पर हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी सच्चाई उन सेठी ब्रदर्स के अलावा हमारे गैंग वालों के सामने भी आ चुकी है। ऐसे में अब हमारा उनमें से किसी के भी सामने जाना मतलब कि अपनी ज़िंदगी को वो दांव पर लगाने जैसा होगा। वही इस बार अमर की बातों को सुनते हुए सब एक साथ किसी सोच में पड़ चुके थे कि तभी अमर ने आगे कहा, आज की ताजपोशी से पहले हमने ये फैसला किया था कि आज वहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आज उस गैंग का सफाया करके हम लोग अपनी एक नई गैंग बनाने वाले थे। और उनमें से अगर कोई जिंदा बचता भी है तो आज का सारा मामला हम लोग उस मानव सेठी के ऊपर डालने वाले थे। और वो अगस्त्या, जिसकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन होने वाला था, लेकिन वो अकेले ही हम पांचों पर भारी पड़ चुका था। और बाद में उन दोनों नकाबपोशों ने बीच में आकर हमारा काम और बिगाड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर इकबाल ने आकर हमें बचा लिया, नहीं तो आज हम लोगों का खुद राम नाम सत्य होने से कोई नहीं बचा सकता था। जहाँ अमर ने अभी इतना ही कहा था कि माहौल में लगातार चलती गोलियों की आवाज़ के साथ साथ उन पांचों का चेहरा भी खून से सन चुका था। जहाँ अचानक से चलती गोलियों की आवाज़ और खुद के ऊपर खून के छींटों को देख, जिनमें इस वक्त उनका चेहरा तक खून में सन चुका था, सभी हैरान ही थे कि खुद का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर्स को खुद के ऊपर औंधे मुंह लुढ़के देख वह सभी चौंक भी गए थे। तभी सामने खड़ा इकबाल, जिसके हाथ में पकड़े एक गन से अब तक धुओं की हल्की रेख निकलते थे, कोई कुछ कहता उससे पहले ही इकबाल ने काफ़ी सख्ती में कहा, इन्हीं हरकतों से आप लोग अब तक सक्सेस नहीं हो पाए हो। सिर्फ रणनीतियाँ बना लेने से उसमें जीत हासिल हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए कुर्सी को हासिल करने के लिए रणनीति नहीं, कूटनीति अपनाना होगा, तभी हमें जीत मिल सकती है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है, हमारे अंदर इतनी शराफत बची है कि हम उस माफिया किंग की कुर्सी को हासिल करने के लिए बस सीधा साधा रणनीति बनाते रहते हैं? अरे उस कुर्सी को हासिल करने के लिए हमने न जाने अब तक कितनी कूटनीतियाँ अपनाई हैं, लेकिन उस मानव सेठी के आगे सब फुसली बम की तरह फुसफुसा कर रह गए। इकबाल की बातों का जवाब देते हुए अमर ने अपने चेहरे पर पड़े खून के छींटों को अपनी हथेलियों से साफ करते हुए कहा था, जिसे सुन इकबाल भी अब तक उसके चेहरे के पास ही झुकते हुए कहा, क्योंकि अब तक मैं नहीं था, इसलिए तुम लोग कहीं विदेश नहीं गए थे, महीनों से कोमा में ही थे, और वहाँ पहुँचाने वाला भी तुम्हें वो मानव सेठी ही था। इस बार फिर से चेहरे पर तिरछी मुस्कान ली अमर ने। इकबाल के ऊपर तंज कसा ही था कि उसके साथ ही वह दर्द से चीख भी उठा था, क्योंकि उसके बातों के बीच में इकबाल एक खंजर को उसकी हथेलियों के आर पार कर चुका था, जहाँ से कुछ क्षण के भीतर ही काफ़ी धड़ल्ले से खून का सैलाब फूट पड़ा था। तो वही अमर उससे उठे दर्द से छटपटा उठा था, जिसे देख बाकी सब सन्न रह गए थे। तो वही इकबाल इस बार गुस्से में अपने जबड़ों को भींचते हुए कहा, लेकिन इस बार नंबर
उस मानव सेठी का है, क्योंकि इस बार उसे कोमा में नहीं, सीधा ऊपर पहुंचाने वाला हूँ मैं। आई बात समझ में? इतना कहते हुए इकबाल ने एक झटके में उस खंजर को बाहर भी खींच लिया था, जिसकी वजह से अमर एक बार फिर से उससे उठे दर्द से चीख उठा था और इकबाल गुस्से में ही वहाँ से बाहर निकल गया था। तो उधर दूसरी तरफ सेठी विला के बाहर खड़ी शिवानी बत्रा और लीजा गुस्से व झुंझलाहट में हाँफती हुई नजर आ रही थी। तभी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए शिवानी ने कहा, क्या हुआ, सामान सर से बात हुई? तभी बगल में खड़ी लीजा, जो बार बार किसी का नंबर डायल करते हुए अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था, नहीं, उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर का फ़ोन तो हमेशा ऑन रहता है। नेटवर्क इशू होगा। ऐसा करो, तुम समीर को कॉल करो, उसे मालूम होगा कि इस वक्त सामान सर कहाँ हैं। शिवानी ने आगे कहा और सेठी विला के बाहर खड़ी बाउंड्री से टेक लगाए हुए वो ज़मीन पर ही बैठ भी गई थी, जैसे उसने काफ़ी मेहनत किया हो। मुझे लगता है हमने इन सेठी ब्रदर्स को आंकने में गलती कर दी है। उधर रणविजय सेठी का पूरा फ्लैट ऐसे साफ है जैसे वो बस एक साधारण सा इंसान हो, तो वही ये सेठी विला कोना कोना छान मारा, लेकिन उन ब्रदर्स के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले, जैसे माफिया वर्ल्ड से उनका दूर दूर तक कोई नाता न हो। आखिर मानना पड़ेगा इन्हें, अपने इस सातिर दिमाग की वजह से ही आज तक कभी किसी के हाथ नहीं आए हैं। और उस मानव की वाइफ, वो भी तो कहीं नजर नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी वो वाइफ भी उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है या मानव सेठी की वाइफ ही बस एक अफवाह है। शिवानी की बातों का जवाब देते हुए तुरंत लीजा ने कहा, जिसकी बातों पर अब तक शिवानी भी किसी सोच में डूब चुकी थी। तभी अगले ही पल लीजा की आवाज़ को सुन वो अपनी सोच से बाहर आ चुकी थी। व्हाट द हेल, आखिर आज हो क्या रहा है? इस समीर अग्निहोत्री का भी नंबर ऑफ आ रहा। कहीं सामंत सर के साथ समीर भी किसी मिशन पर तो नहीं गया है? एनीवेज, पूरा विला छानने के बाद जब हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को भी यहाँ से चलना चाहिए। सुबह भी होने वाली है, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए शिवानी ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गई थी, जिसके पीछे ही लीजा भी खुद में बड़बड़ाते हुए ही आगे बढ़ गई थी। आखिर आज हो क्या रहा है? मॉम भी मेरा कॉल आंसर नहीं कर रही हैं, उधर सामान सर भी नहीं कर रहे और ये समीर का बच्चा भी नहीं कर रहा। अगली सुबह पिछली रात ही काव्या का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाती है मानो उसे अपने दिल्ली के बंगले में शिफ्ट कर चुका था। लेकिन आज सुबह के 10 बज जाने के बाद भी उसे होश में ना आया देख मानव का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हुए अब तक उसकी उंगलियों के बीच के गन को घूमते हुए देख सामने खड़े 2 डॉक्टर और उनके पीछे खड़े नर्स के माथे पर अब तक पसीने की बूंदें साफ चमकने लगी थी। शरीर एक डर से कांप रहा था। तभी काफ़ी मुश्किलों के बाद एक डॉक्टर ने अपनी हकलाती आवाज़ में कहा, सर हम भी आपकी तरह ही बस एक मामूली से इंसान ही हैं। हम लोग अपनी तरफ से बस कोशिश ही। जहाँ उस डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि तभी मानो उसके पैरों के पास अपनी लोडेड गन से फायरिंग करते हुए गुस्से में चीख उठा था, कोशिश? यहाँ तुझे मैं बस एक कोशिश करने के लिए लेकर आया हूँ? हाँ, कमरे में अंदर मेरी बेबी गर्ल को अब तक होश नहीं आया है और यहाँ तुम लोग मामूली इंसान बनकर बस एक कोशिश कर रहे हो। मानो कि गन से बेपरवाही से निकली गोलियाँ वो उसके साथ ही गुस्से में चीखती उसकी आवाज़ को सुन वो दोनों डॉक्टर्स वो बाकी नर्स डर से चीख उठी थी। जहाँ उन्हें ऐसे देख पास ही खड़े स्टीव के होठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी मानो की नज़रें बगल में खड़े स्टीव की तरफ देखते हुए आगे कहा, अगर ये मामूली इंसान हैं तो अब तक ये जिंदा क्यों हैं? जब ये सब मिलकर किसी इंसान को होश में नहीं ला सकते तो अच्छा है कि इन्हें भी। सर प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, अगर मैं मर गया तो वो दोनों अनाथ हो जाएंगे। ऊपर से मेरी पत्नी भी मुझे डिवोर्स देकर एक सीनियर डॉक्टर के साथ दूसरी शादी रचा ली है। ऐसे में अगर आपने मुझे भी मार दिया
तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा सर? प्लीज़ सर, सर भरोसा रखिए, आपकी बेबी गर्ल को जल्दी होश आ जाएगा। दरअसल उनका जख्म काफ़ी गहरा था। जिसने भी उन्हें मारा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी ताकत से उन पर वार किया था, ताकि वो उसके एक ही वार से इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दे। सॉरी सर, ऐसा मैं नहीं, उनके जख्म बता रहे हैं। और शायद इसलिए सर, उन्हें होश में आने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन सर भरोसा रखिए, हमारे दिए गए ट्रीटमेंट से उन्हें होश भी आ जाएगा और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। प्लीज़ सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। मानो के मुंह से खुद के मरने की बात को सुनकर एक डॉक्टर, जो अब तक मानो के पैरों को पकड़ते हुए लगभग गिड़गिड़ा उठा था, जहाँ उसका चेहरा अभी भी डर से कांप रहा था, तो वही डर की वजह से अब तक उसकी आंखें भी छलक आई थीं। लेकिन उसकी बातों को सुन, साथ ही इस वक्त उसे मानो के पैरों को पकड़ इस तरह से गिड़गिड़ाते देख स्टीव हैरान था। तो वही मानो भी कुछ क्षण तक उसे ही एकटक घूरते हुए एक बार फिर से अपनी गन सीधी कर ली थी। तभी काफ़ी जल्दबाजी में एक कमरे से बाहर निकलते हुए अगस्त्या ने कहा, सेकंड ब्रदर, अंदर वो काव्या, उसकी उंगलियां मूव कर रही हैं। जहां अगस्त्या का इतना कहना था कि वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स व नर्सेस के चेहरे पर एक राहत की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। तो वही मानो की भी आंखों में एक चमक थी, जिसके साथ ही वो अपनी जगह से खड़े होते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया था। इसके कुछ देर बाद काव्या को होश में आया देख उसके बाकी के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल देख एक नर्स के अलावा डॉक्टर्स की टीम वहां से जा चुकी थी, क्योंकि अभी उस खंजर का घाव काफ़ी गहरा था, जिसे ठीक होने में अभी काफ़ी वक्त भी लगने वाला था। इसलिए उसकी देखभाल के लिए एक नर्स को परमानेंट के लिए अपॉइंट किया गया था, जो हर वक्त काव्या के साथ रहते हुए उसकी देखभाल कर सके, उसे वक्त पर खाने के साथ साथ उसके दवाइयों का ध्यान रख सके। लेकिन इस वक्त काव्या के उन जख्मों से ज़्यादा गहरा जख्म उसके दिल पर लगा था, जिसकी वजह से होश में आने के बाद से ही वो अपनी जगह पर ही लेटी हुई लेकिन काफ़ी गुमसुम सी नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि कमरे के अंदर उसके सामने ही बैठे रणविजय और अगस्त्या के बावजूद भी उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। तो वही इस वक्त वो दोनों भी चुप ही थे, जैसे वो समझ न पा रहे हों कि इस वक्त उन्हें काव्या से क्या और किस लहजे में बात करना चाहिए, या शायद वो समझ न पा रहे हों कि इस वक्त उन्हें काव्या से क्या कहना चाहिए जो उसे एक कंफर्ट फील करा सके। वही उनकी चुप्पी से भी यह बात अब तक साफ हो चुकी थी कि उन्हें काव्या के बारे में सब कुछ शुरू से ही पता था। उसकी असली पहचान, यहाँ तक कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि काबली गैंग की लीडर ही उसकी माँ है। और उससे बड़ी बात कि जिन्हें अब तक काव्या एक मरा हुआ इंसान समझती आ रही थी, वो जिंदा भी थी। ये सारी बातें जैसे सेठी ब्रदर्स पहले से ही जानते थे, लेकिन आज वो सभी मौन थे। तभी बगल में बैठे अगस्त्या की तरफ अपनी कनखियों से इशारा करते हुए रणविजय अपनी जगह से खड़े होते हुए काव्या के सिर पर अपना हाथ रख दिया था। काव्या, आई नो कि इस वक्त तुम्हें एक एकांत की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे मन में काफ़ी सवाल चल रहे होंगे जिनका भी तुम्हें जवाब भी ढूंढना है। इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़े भाई होने के हक से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो, तुम बेहिचक मुझसे कह सकती हो। मैं हर वक्त तुम्हारे सामने हाजिर रहूँगा। लेकिन काव्या की नज़रें अभी भी नीचे ही झुकी हुई थी, जिसे देख ना जाने क्यों अगस्त्या की आंखें अनायास ही छलक आई थी। जो अगस्त्या पिछली रात काबली गैंग और उसके साथ जुड़े उन पांचों को एक साथ ज़मीन की धूल चटा दिया था, आज काव्या को इस हाल में देख वो भी काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। जहाँ अपने आंसुओं को तुरंत साफ करते हुए उसने काव्या के पेट पर अपनी मुट्ठियों को दबाते हुए कहा, हे उठ जाओ ना। जब तुम मुझे लिटिल किड्डो कहती हो, मुझे छेड़ती हो और बदले में मैं तुम्हें चालबाज औरत कहकर बुलाता हूँ और तुम चिढ़ जाया करती हो, तभी मुझे तुम अच्छी भी लगती हो। ऐसे चुप रहने वाली काव्या का मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सुन रही हो ना तुम? इसलिए जल्दी से उठो और आकर मुझसे झगड़ा करो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर उस मोटे वाइटी के सामने फेंक दूंगा। और इस मामले में तुम्हारी हेल्प के लिए सेकंड ब्रदर भी नहीं आएंगे। आई बात समझ में? अगस्त्या का इतना कहना था कि काव्या की झुकी हुई नज़रें अब तक बंद हो चुकी थी।
जैसे उसने अगस्त्या की बातों को अनसुना कर दिया हो, जैसे उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो सो रही हो। तो वही उसे ऐसे देख अब तक अगस्त्या के चेहरे की मायूसी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तभी रणविजय अगस्त्या के बाजुओं को पकड़ते हुए कमरे से बाहर लेकर चला गया था, जहाँ सामने ही खड़े स्टीव को देख अब तक अगस्त्या रणविजय की पकड़ को झटकते हुए उसकी तरफ बढ़ गया था। स्टीव, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये आबली काबली का ठिकाना कहाँ मिलेगा? क्योंकि कल रात मैंने कुछ काम अधूरा ही छोड़ दिया था, लेकिन आज उसे पूरा करना चाहता हूँ। लिटिल मास्टर, ये सब अभी इतनी जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं है लिटिल मास्टर। मुझे लगता है कि अभी मैडम को रिकवर होने देते हैं, उसके बाद ही उन काबिलियों के साथ क्या करना है इस पर ध्यान देते हैं। अगस्त्या की बातों को सुनते हुए स्टीव थोड़ा हैरान था, क्योंकि स्टीव को समझते ये देर नहीं लगी थी कि अगस्त्या इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन वो अगस्त्या को सीधा जवाब देने में भी हिचक महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन अगस्त्या ने कहा, तुम्हारा नाम मैंने बिल्कुल सही रखा है, तुम बिल्कुल फिसड्डी आदमी हो। और झुंझलाहट में आगे बढ़कर सामने रखे सोफे पर जा बैठा था, जिसे देख स्टीव थोड़ा असमंजस में नजर आने लगा था। तभी सामने ही खड़े रणविजय ने कहा, सेठी विला की क्या न्यूज़ है? वो दोनों अंदर गई थी? यस मास्टर, वो दोनों गई थी और बिल्कुल आपकी सोच के मुताबिक उन्होंने पहले सभी सीसीटीवी कैमरे को डीएक्टिवेट किया, उसके बाद अंदर गई थी। लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ना इकट्ठा हो सका, स्टीव ने कहा, जिस पर पीछे बैठा अगस्त्या अचानक से एक ठहाके के साथ कहा, ये गर्ल्स हमेशा अपना दिमाग घुटनों में लेकर चलती हैं। हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब हम सेठी जितने बेवकूफ़ बैठे हैं जो इतनी आसानी से किसी को अपने घर के अंदर घुसने देंगे। व्हाट अ जोक। जिस पर रणविजय उसे घूरती हुई नजर आने लगा था। तभी अगस्त्या ने भी आगे कहा, फर्स्ट ब्रदर डोंट माइंड, बट आपकी चॉइस डम्बो निकली। मुझे तो हर मामले में अपनी चालबाज औरत ही पसंद है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। लेकिन रणविजय अभी भी उसे बस घूरते हुए दूसरी तरफ बढ़ गया था, जिसके पीछे ही स्टीव ही एक नज़र अगस्त्या को देख आगे बढ़ गया था। जहां उनके पीछे रह गया अगस्त्या एक बार फिर से ठहाके लगाते हुए नजर आने लगा था। तो उधर दूसरी तरफ बाजुओं पर बंधी एक पट्टी पर अपनी दूसरी हथेली को रखे रॉक एक काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री, जो इस वक्त किसी सोच में अपनी नज़रों को नीचे झुकाए बैठा था। तभी उस कमरे के अंदर आते हुए रणविजय और उसके पीछे स्टीव को देख समीर की जुबान कांप उठी थी। लेकिन रणविजय ने कहा, अब कैसा फील कर रहे हो? कुछ खाया तुमने? जहाँ समीर को इस कदर घबराया देख रणविजय ने कहा था, शायद अपनी इन बातों से उसे कंफर्ट फील कराना चाहता हो, क्योंकि रणविजय की इन बातों को सुनते ही समीर भी अब तक थोड़ा नॉर्मल होते हुए हल्की धीमी आवाज़ में कहा, थैंक यू फॉर सेविंग मी एंड माई फ्रेंड, बट हाउ इज हिज हेल्थ नाउ? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डोंट वरी, सी इज़ ओके एंड उसे होश भी आ चुका है, लेकिन अभी जख्म गहरा है तो कुछ वक्त तक उसे यही रहना होगा, रणविजय ने कहा। जिसकी बातों को सुन समीर ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया था, जैसे वो काव्या को यहाँ रहने के लिए इजाज़त दे रहा हो। लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए समीर के होठों पर एक तिरछी हंसी भी फैल चुकी थी। अब तक जितना आप लोगों के बारे में सुना था, हमेशा से यही लगता था कि इंसान के रूप में आप लोग किसी नरभक्षी भेड़ियों से कम नहीं हो, लेकिन आज तो जैसे मेरी सोच ही बदल चुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में आप लोग ही बस इकलौते इंसान बचे हो, बाकी तो सब इंसान के भेष में छिपे हुए बस एक बहरूपिया हैं। जिसकी बातों को सुन रणविजय ने बस हल्का मुस्कुराते हुए समीर के कंधे पर अपनी हथेलियों को रखते हुए हल्का दबा दिया था। तो था दूसरे कमरे में काव्या, जिसके पास ही बैठा मानो अपनी हथेलियों को काव्या के चेहरे के नीचे दबाया हुआ था। और काव्या जो इस वक्त बस सिसकती हुई नजर आ रही थी, जिसे ऐसे देख मानो के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जैसे वो अभी जाकर उस सलोनी कोहली के साथ साथ उसके पूरे गैंग का सफाया कर देना चाहता हो। यहाँ तक कि वो
काव्या के चेहरे के नीचे दबे अपने हाथों को वापस से खींचते हुए गुस्से में खड़ा भी हो गया था, लेकिन वो वहाँ से जा पाता उससे पहले ही काव्या ने अपनी धीमी आवाज़ के साथ उसे रोक भी दिया था। मानो जहाँ काव्या का इतना कहना था कि मानो गुस्से में ही वापस से अपनी जगह पर बैठ चुका था, तभी काव्या ने एक बार फिर से हल्की धीमी आवाज़ में कहा, एक एहसान करोगे मेरे ऊपर? काव्या का इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन मानो थोड़ा हैरान नजर आने लगा था, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले काव्या ने आगे कहा, उस सलोनी कोहली को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। जो जख्म उसने मुझे दिया है वही जख्म मैं उसे भी देना चाहती हूँ। सिर्फ उसकी वजह से इतने सालों से मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। मैं अब उन सब का हिसाब उससे पूरा करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे मानो? इस बार काव्या की बातों को सुनते ही मानो की भौहें ऊपर तन चुकी थीं, लेकिन काव्या की आंखों से लगातार छलकते आंसुओं को देख एक बार फिर से मानो ने अपनी हथेली को उसके चेहरे के नीचे दबाते हुए कहा, डोंट वरी, ऐसा ही होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।